हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को और कुछ फ़ायदे में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो देखने के बाद। पहली बात, इसके बाद आपको पढ़ना आ जाएगा, आपको चीज़ों को सीखना आ जाएगा। सीखने का मतलब देखो, तैयारी करने का एक तरीका है जो 98% कैंडिडेट्स फॉलो नहीं करते हैं। व्हाट दे डू, दे पिक एनी बुक और वो उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत तरीका है पढ़ने का। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे पढ़ते हैं। सेकेंडली, आपको लॉजिकल प्रिपरेशन करनी आ जाएगी और कुछ फायदे। इसके बाद आपको जो टॉपिक मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, ये 6th से 7th हमारा लेक्चर होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। इसके बाद इस टॉपिक में आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें NCERTs इंक्लूड हैं, रेफरेंस बुक्स इंक्लूड हैं, तो यहाँ से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत, इसके बाद और कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड आज पता चलेगा दैट हाउ वी स्टडी, है ना। जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मॉड्यूल इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। तो पहले हम सिलेबस को डिवाइड करते हैं, है ना, सब्जेक्ट को पार्ट्स में, पार्ट्स को सब पार्ट्स में, एंड देन सब पार्ट्स को हम डिवाइड करते हैं कॉन्सेप्ट्स में। ओके, सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट विल बी एंट्री ऑफ यूरोपियन, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देन हम पहुंच चुके थे लास्ट वीडियो में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठास, है ना, बाय ब्रिटिश ओनली। देन हम पार्ट नंबर 3 में पढ़ेंगे रिफॉर्म्स ऑफ द 19th सेंचुरी। देन पार्ट नंबर 4 विल बी रिवोल्ट ऑफ 1857. देन पार्ट नंबर 5th will be Indian national movements and part number 6 will be some miscellaneous and important concept for prelims and mains both, है ना, दोनों के लिए। ये वीडियोस prelims और मेंस दोनों के लिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ओनली प्रीलिम्स के लिए हैं या ओनली मेंस के लिए हैं। और जब मेंस की तैयारी करनी होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि मेंस की तैयारी भी कैसे करनी है। बहुत आराम से, बहुत आसानी से हम तैयारी कर सकते हैं। इट इज़ अस, ये हम ही हैं जो इस प्रिपरेशन को इतना कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, इतना टफ बना रहे हैं। लॉजिकली तैयारी कीजिए, स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी कीजिए, ऑब्जेक्टिवली तैयारी कीजिए। आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे एग्जाम सेंटर में एंड आप इजीली एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। सो लेट्स डिस्कस हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो ये रहा सिलेबस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश विच इज पार्ट नंबर 2। ये रहे टोटल कॉन्सेप्ट्स। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, फिर हमने पढ़ा था कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर। ये 2 कॉन्सेप्ट्स हम वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठा से, देन हम जाएंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, देन एंग्लो अफगान एंड एंग्लो बर्मीज वॉर, देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड एनेक्सेशन ऑफ अवध, देन कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब, देन सब्सिडियरी अलायंस। एंड इसके साथ हम इस पार्ट नंबर 2 को ख़त्म करेंगे। और ये है बेस्ट तरीका किसी चीज़ को सीखने का, इसी को आपको फॉलो करना है। अदरवाइज जिस तरीके से लोग पढ़ते हैं वो श्योर शॉट गारंटी मैं उसकी दे सकता हूँ कि वो मतलब मोस्ट ऑफ देम विल फेल। ओके, सो स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करनी है, और जो कि मैं इन वीडियोस के थ्रू आपको करवा रहा हूँ। मस्ट फॉलो देम। ओके, सो कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठास विच इज एंग्लो मराठा वॉर। तो हमारा पढ़ने का तरीका आपको पता ही है। हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को इमेजिन करते हैं, और इमेजिन करने के लिए हम उस टाइम पीरियड में एज ए कैरेक्टर घुसते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठा पढ़ेंगे तो हम एक कैरेक्टर की तरह मराठास और इंग्लिश की फाइट में देखेंगे ना, दूरबीन लगा के देखते हैं हम, तो जूम इन करके एंड जूम आउट करके। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। दिस हैपेंस बिटवीन 1775 to 1782। नाउ याद रखिएगा, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई। एंग्लो मैसूर वॉर के बाद सीधा सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर नहीं हुई थी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद अंग्रेजों ने मराठास के साथ लड़ाई करी थी 1775 to 1782, और जिसमें अंग्रेजों को बहुत ही बुरी तरीके से मराठास ने पटका था। पहली वॉर अंग्रेज जहां जाते थे हार जाते थे, बट उनकी वही उनकी बहुत ही स्ट्रैटेजिक वे में लड़ते थे। पहले लड़ते थे, देन ट्रीटी करते थे, और उस ट्रीटी के दौरान उनको अपने आप को स्ट्रेंथन करने का मौका मिल जाता था, कम बैक करने का मौका मिल जाता था। सो इन द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर द ब्रिटिश वर डिफीटेड एंड द ट्रीटी ऑफ सालबाई वाज साइंड। तो
हर कॉन्सेप्ट में, हर स्लाइड में आपको बताऊंगा क्या याद रखना है क्या नहीं याद रखना है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। तो याद रखिएगा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 टू 1782 लड़ी गई थी बिटवीन मराठास एंड इंग्लिश, एंड एक उनकी संधि हुई थी बीच में, दैट इज ट्रीटी ऑफ सालबाई। और मैं इस संधि को अपनी आंखों से देख रहा था, जूम इन जूम आउट करके। ओके, मतलब मैं बैठ के देख रहा था, उस संधि के दौरान मैं वहीं पर प्रेजेंट था। हुआ क्या ट्रीटी ऑफ सालबाई में, मैंने क्या देखा? द ट्रीटी ऑफ सालबाई वाज साइंड इन 1782 by representative of Maratha Empire and the British East India Company, जो कि मैंने खुद यहाँ पर बैठ के देखा कि कैसे ये लोग ब्रिटिशर्स झुक रहे थे, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि ये लोगों को बुरी तरीके से पीटा गया है। अंडर इट्स टर्म्स द कंपनी रिटेन कंट्रोल ऑफ Salsette and Bharuch and acquired guarantees that the Maratha would defeated Hyder Ali of Mysore and retake territories in the Carnatic। तो इसमें क्या हुआ कि कंपनी ने उनको प्रॉमिस किया कि आप जो है हैदर अली के साथ लड़ाई कीजिए, मैसूर के साथ लड़ाई कीजिए, और अपनी जो टेरिटरी है वो मतलब आप रीटेक करिए, उनसे ले लीजिए। हम मतलब क्योंकि अंग्रेजों की संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी दिस मैसूर के साथ कि जब भी आप पे कोई लड़ाई होगी तो हम आपको डिफेंड करने के लिए आएंगे। बट जब ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई तो कंपनी वालों ने इनसे, मराठास को भी ये प्रॉमिस कर दिया कि आप जो है हैदर अली पे अटैक कर सकते हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। देख रहे हो आप, अंग्रेजों की दोनों तरफ से संधियां की जा रही है इनके द्वारा। मैं ये सब बैठ के देख रहा हूं, और मराठास को भी मैंने देखा कि मराठा ने भी कहा कि देखो जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर है ना, जो फ्रेंच लोग हैं, हम उनको कोई भी सेटलमेंट अपनी टेरिटरी में नहीं बनाने देंगे। तो दोनों की तरफ से कॉम्प्रोमाइज होते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मराठास तो वैसे सुपीरियर पोजीशन पे बैठे हुए थे, डोमिनेंट पोजीशन पे बैठे हुए थे, बट उन्होंने जो है इंग्लिश को भी ये प्रॉमिस किया दैट हम फ्रेंच को स्टैब्लिशमेंट या फ्रेंच को सेटलमेंट नहीं बनाने देंगे अपनी टेरिटरी में। तो ये था ट्रीटी ऑफ सालबाई विच इज इंपॉर्टेंट। क्या क्या प्रोमिसेस हुए हैं वो भी आपको याद रखने हैं, और ये लड़ाई कब हुई थी आपको याद रखनी है, और कौन हारा था? ऑब्वियसली अंग्रेज हार गए थे ना। अब होती है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है, इसमें सबसे पहले ब्रिटिश जो है विक्टोरियस थे, मतलब ब्रिटिशर्स की इसमें जीत हुई थी। ये लड़ाई मैंने अपने आंखों से देखी, और मैं क्या देखता हूं कि ये लड़ाई जो है मराठास ने अपनी वजह से हारी, क्योंकि मराठास के जो चीफ्स थे, जो उनके सरदार थे, वो म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट में ही उलझे रहे। मैंने खुद ये चीजें वहां पर बैठ के देखी, और ब्रिटिशर्स ने इस चीज का एडवांटेज लिया, मराठा चीफ्स की डिसयूनिटी का उन्होंने एडवांटेज लिया, और अपना डोमिनेंस जो है उन्होंने वेस्टर्न पार्ट में भी बढ़ाना शुरू कर दिया। तो मेन कारण जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का था, वो मराठा चीफ्स की म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट था, और जो उनकी हार का भी मेन कारण यही था। मराठास जो चीफ थे वो आपस में उनकी नहीं बनती थी, और इस वजह से उनकी बुरी तरीके से इस वॉर में हार हुई। में ये अगेन मैं टेलीस्कोप लगा के देख रहा था इस लड़ाई को, और इसमें मराठास को अंग्रेजों ने जो धोया है भाई साहब, बुरी तरीके से धोया है। अब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद एक ट्रीटी की जाती है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, क्योंकि मैंने ये खुद उस टाइम पे ये लड़ाई देखी और मुझे पता था कि ये ट्रीटी इंपॉर्टेंट होगी। द ट्रीटी नेम इज ट्रीटी ऑफ बसई। बसई एक जगह का नाम है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ बसई, और इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ वसई, ठीक है, ओके। वाज अ पैक्ट साइंड इन द 31 दिसंबर ऑफ 1802, और किस किस के बीच में हुई थी ये? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बाजीराव सेकेंड, ठीक है, जो कि मराठा पेशवा हुआ करते थे पुणे में। अब देखिए कहानी मराठास की क्या है, इसको हम पढ़ेंगे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में, बट यहां पे थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूं कि हुआ क्या था मराठास के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट किस चीज की थी। तो कॉन्फ्लिक्ट जो थी वो पेशवा की गद्दी के लिए इनके बीच में थी। जो लड़ाई का मेन कारण था पेशवा की गद्दी। हुआ क्या, 13 मई 1803 में जो बाजीराव सेकंड थे उनको पेशवा बनाया गया अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी।
अब आप पूछेंगे कि बाजीराव सेकंड को क्यों कंपनी वाले पेशवा बना रहे हैं। इसकी कहानी लंबी है, इसको हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो ब्रांच हुई थी ना, मराठास की जो ब्रांचेस थी, उनमें से एक बाजीराव सेकंड जो थे उनको पेशवा बनना था, और उनके बीच में मतलब ये म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट था। तो ये बेसिकली अभी समझने वाली बात ये है कि ये पेशवा की गद्दी के लिए लड़ रहे थे। बाजीराव सेकंड जी अंग्रेजों के पास गए और वहां पर एक ट्रीटी करके आ गए जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वसई। और ट्रीटी ऑफ वसई उन्होंने जब अंग्रेजों के साथ की तो अंग्रेजों ने उनको प्रॉमिस किया कि आप जो है, आपको हम जो है पेशवा बनाएंगे। और वो आके अब अंग्रेजों ने बाजीराव सेकंड को पेशवा घोषित कर दिया। ठीक है, बट हुआ क्या, जब अंग्रेजों ने बाजीराव सेकंड को पेशवा घोषित किया तो अदर जो मराठा के चीफ्स थे, जो अदर मराठा चीफ्स थे, उनको ये बात एक्सेप्टेबल नहीं थी। उन्होंने ये ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं किया एंड रिजल्टेड इनटू द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। तो बाजीराव सेकंड जी ने क्योंकि बिना अदर और जो उनके चीफ्स हुआ करते थे, मराठा चीफ्स को बिना पूछे ये ट्रीटी कर दी, और जिस ट्रीटी को अदर चीफ्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, और अब जो है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो है शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस बाजीराव सेकंड। अच्छा, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी 1817 टू 1818। ठीक है, इसमें क्या हुआ, sorry, not second Anglo-Maratha War, it is third Anglo-Maratha War 1817 to 1818। बट उससे पहले समझते हैं कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद क्या हुआ। देखो, इसके बीच में बहुत बड़ी स्टोरी हम पढ़ते हैं बुक्स में, बट दैट स्टोरी इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको बताया, जो चीज़ें याद रखनी वो याद रखिएगा, एग्जाम में वही आने वाली है। ठीक है, जो इन मराठास की हिस्ट्री है, जो मराठा हिस्ट्री है, उसको हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको यही जानना है कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर किस किस के बीच में हुई और कब हुई और कौन सी ट्रीटी हुई, उतना ही समझना था। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है 1817 टू 1818। ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद मराठास की हालत जो थी वो कुछ अच्छी नहीं थी। तो मराठास ने इकट्ठे होकर, सारे चीफ्स ने इकट्ठे होकर एक डेस्परेट अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट किया टू रीगेन देयर इंडिपेंडेंस एंड प्रेस्टीज इन 1817। This led to the organizing a mutual united front of the Marathas chiefs and was taken over by the Peshwa, who was uneasy under the rigid control exercised by the British। तो उस टाइम पे इन सब चीफ्स ने आपस में मिलकर एक सेना इकट्ठी करी और उन्होंने एक लड़ाई का आगाज किया अंग्रेजों के खिलाफ, बट द रिजल्ट वाज वेरी बैड फॉर देम, और उनकी जो है बुरी तरीके से इसमें भी हार हुई। इन द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर द ब्रिटिश स्टूड विक्टोरियस। नाउ द ब्रिटिश बिकेम द सुप्रीम एंड द पैरामाउंट अथॉरिटी इन इंडिया, बिकॉज एक मराठास ही थे जो अंग्रेजों को मतलब हरा सकते थे, है ना। मराठास जो, क्योंकि उस टाइम पे अब मुगल एम्परर की हालत भी खस्ता हो चुकी थी, मुगल एम्पायर जो था वो बुरी तरीके से टूट चुका था, बिखर चुका था, वीक हो गया था। तो मुगल्स की बस की तो नहीं थी अंग्रेजों को हराने की, बट मराठास में दम था। मराठास में दम तो था, बट थर्ड एंग्लो मराठा वॉर तक आते आते मराठास जो थे वो वीक पड़ चुके थे, और विद द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर मराठास भी हार जाते हैं। नाउ ब्रिटिशर्स बिकम द सुप्रीम पैरामाउंट अथॉरिटी इन इंडिया। तो इसी के साथ मराठास का भी खात्मा हो जाता है, मतलब खात्मा हो जाता है इन द सेंस उनकी अथॉरिटी का भी खात्मा हो जाता है। नाउ अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई जीत ली, अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई जीत ली, अंग्रेजों ने मैसूर को हरा दिया है, और अंग्रेजों ने मराठास की अथॉरिटी को भी खत्म कर दिया है। अंग्रेज जो है वो पूरी तरीके से डोमिनेट कर चुके हैं इंडिया में, उनका डोमिनेंस हो चुका है लगभग पूरे इंडिया पे। इसके बाद अब वो एक नई स्कीम लेके आएंगे इंडिया में। द स्कीम नेम इज सब्सिडियरी अलायंस। अच्छा, देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5, सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस मींस आप हमारे दोस्त बनिए, और इसमें होगा क्या कि हम आपकी जो है मदद करेंगे। अगर आप पे कोई भी अटैक करेगा तो हम जो है आपके बिहाफ पे लड़ेंगे, जैसे आज अमेरिका करता है ना। अमेरिका अपना एलाई बना लेता है, जैसे जापान को बनाया हुआ है, और
जापान को कहता है कि जो आप हमें फॉलो कीजिए और आप पे अगर कोई अटैक करेगा इसका मतलब हम ये मानेंगे कि हम पे अटैक किया गया है और हम जो है आपकी सुरक्षा करेंगे। तो ये थी ब्रिटिशर्स की नई स्कीम, दैट इज द सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस वाज एन एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी। ये पॉलिसी जो लेके आए थे ये उस टाइम पे एक एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी बन के आई। और इम्पॉर्टेंट कि ये किस गवर्नर के टाइम पे आई थी, किस वॉइसरॉय के टाइम पे आई थी, दैट इज लॉर्ड वेलेस्ली फ्रॉम 1798 टू 1805। तो ध्यान रखिएगा, सब्सिडरी अलायंस और लॉर्ड वेलेस्ली को मैच करने के लिए एग्जामिनर पूछ सकता है। तो मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट सब्सिडरी अलायंस एक साइड दे देंगे, जैसे पॉलिसीज के नाम एक साइड दे देंगे और दूसरी साइड में वो आपको दे देंगे गवर्नर्स या वॉइसरॉयज के नाम, और फिर आपको उसमें मैच करना होगा। तो ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वेलेस्ली जी का नाम याद रखना आपको, जब सब्सिडरी अलायंस इंडिया में उन्होंने पॉलिसी लेके आए थे इंडिया में। इंडियन स्टेट्स को इस अलायंस में उनको शामिल करना था, मतलब उनको इंडियन स्टेट को साइन करना था। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स उनको प्रॉमिस करते थे कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, किस तरीके से इंडियन स्टेट्स ने इसको साइन किया है, ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो है निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने ये सबसे पहले ये पॉलिसी पे साइन किया था। ध्यान रखिएगा, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये जी हाँ, ये वही हैदराबाद वाले निज़ाम है जिन्होंने इंडिया में मर्ज करने से मना कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन सिंधिया ऑफ ग्वालियर, आपको ध्यान होना चाहिए। निज़ाम ऑफ हैदराबाद 1798, सिंधिया ऑफ ग्वालियर 1803। ये मेरे सामने सारे ये साइन कर रहे हैं। ठीक है, 1798 में मैं हैदराबाद में था और मैंने सुना कि निज़ाम जी, मैंने इवन देखा अपनी आंखों से कि निज़ाम जी जो है एक कोरे कागज पे साइन कर रहे हैं, और कोरे कागज पे छोटा सा मुंह लेके, मतलब बिल्कुल मतलब सैड सी शक्ल लेके वो जो है इस कोरे पेज पे साइन कर रहे हैं निजाम साहब। ठीक है, हैदराबाद के। फिर मैं वहाँ से चल के आया ग्वालियर और मैंने वहाँ पर भी यही चीज़ देखी। 1803 में सिंधिया साहब जी अगेन कोरे कागज पे साइन कर रहे थे। फिर मैं आया बड़ौदा, और बड़ौदा में मैंने देखे गायकवाड़ जी को। गायकवाड़ जी अच्छे खासे मोटे मतलब हेल्दी इंसान, और 1803 में अगेन उसी साल में कुछ महीनों के बाद, सिंधिया के कुछ महीनों के बाद, जब सिंधिया ने साइन किया था उसके कुछ महीनों के बाद जो है गायकवाड़ जी भी उसी कोरे कागज पे साइन कर रहे थे। और फिर मैं चलता हूँ पंजाब में, थोड़ा लेट, इस टाइम तक मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, 1849 की बात है। तो दुलीप सिंह जी जो महाराणा रंजीत सिंह के, महाराजा रंजीत सिंह, सॉरी महाराणा नहीं, महाराजा रंजीत सिंह के जो बेटे थे दुलीप सिंह, उनको भी जो है साइन करवाया जाता है इस कोरे कागज पे। और कोरे कागज पे लिख डाला, तेरा नाम हो गया। तो ब्रिटिशर्स का नाम जो है इन्होंने कोरे कागज पे लिख दिया। ब्रिटिश आर्मी को, अच्छा सब्सिडरी अलायंस में एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया। इसमें होता क्या था कि ब्रिटिशर्स कहते थे कि हम अपनी आर्मी को आपके स्टेट में पोस्ट करेंगे, और जितना भी आर्मी का खर्चा आएगा वो आप देंगे। ध्यान है ना, आर्मी ब्रिटिशर्स की, बट खर्चा कौन दे रहा? इंडियन स्टेट। और वो कहते थे ये आर्मी जो है ये हमारे लिए नहीं है, ये आर्मी हम अपने आपके स्टेट में इसलिए पोस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये आर्मी आपकी मदद करेगी, आपकी सुरक्षा करेगी अगर कोई एनिमी स्टेट आप पे अटैक करता है तो, है ना। बट देखो कितने चालाक थे, एनिमी स्टेट ये खुद थे, है ना। एनिमी स्टेट उस टाइम पे कौन था? अब ब्रिटिशर्स ही थे। तो ब्रिटिशर्स खुद एनिमी स्टेट थे और प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर आपको कोई एनिमी स्टेट अटैक करेगा तो हम आपकी मदद करेंगे। कमाल है, ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद अगला जो आता है वो अटैक करेंगे, और इवन अटैक क्या करेंगे, वो सिंध को तो ऐसे ही बच्चों की तरह वो कन्क्वेस्ट कर लेते हैं, है ना। तो वो अब सिंध की तरफ चलेंगे और करेंगे कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, कॉन्सेप्ट नंबर 6। तो कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध होता है 1843। टाइम लाइन का ध्यान रखिएगा, 1843 में आ चुके हैं। अभी तक मैं जो है जब सब्सिडरी अलायंस को देखने के बाद तो मतलब मैं ऐसा हो चुका था कि बस अब इंडिया गया, तो मैं पहुंचा सीधा सिंध। सिंध में जब मैं देख रहा हूँ 18th सेंचुरी में वहां पर कौन रूल कर रहे थे? बलूची चीफ्स, और उनको कहते थे अमीर्स। तो एक अमीर उनमें से बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी हुआ करते थे। तो सिंध में एक्चुअली में उस टाइम पे अमीर उस टाइम पे रूल करते थे। उनको वो थे बलूचिस्तान वाला चीफ, है ना, बलूची चीफ होते थे वो ना, बलूचिस्तान वाले एरिया के चीफ्स होते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, जनरल चार्ल्स नेपियर जो है
उन्होंने सिंध प्रोविंस को कैप्चर कर लिया 1843 में। उस टाइम पे मैं वहीं पे था 1843 में, और मैं अगेन अपना टेलीस्कोप मेरा हमेशा मेरे साथ होता था, और मैं अपना टेलीस्कोप लगा के देख रहा हूँ कि कैसे ये जनरल चार्ल्स नेपियर ने सिंध को बुरी तरीके से खदेड़ खदेड़ के मारा और कैप्चर कर लिया, और साथ ही साथ उन चीफ्स को बिठा करके, एक चीफ को बिठा करके वहाँ पर एक संधि में भी साइन कर लिया। दैट इज संधि के बारे में बाद में आएंगे, बट एक लड़ाई वहाँ पर उन्होंने लड़ी थी, दैट इज द बैटल ऑफ मियानी। ठीक है, बैटल ऑफ मियानी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बैटल ऑफ मियानी वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड दीज सिंध पीपल एंड द बलूची चीफ्स। ओके, अमीर्स के बीच में ये लड़ी गई थी। तो ये था कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। देखो, जब बुक हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी होती है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान रखनी है आपको ये बातें। जब मैं बुक्स आपके सामने पढ़ूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है ना। हर लाइन में, सॉरी, हर पेज में, बुक्स की हर पेज में 1 से 1.5 लाइन ही होती है जो इम्पॉर्टेंट होती है, और वही आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इतना ही है सिलेबस, इससे ज़्यादा नहीं है। जो हम जितना भी पढ़ते हैं ठीक है, वो रेफरेंस के लिए अच्छा है, वो इन्फॉर्मेशन अच्छी है अपने आपके ज्ञानवर्धन के लिए, बट एग्ज़ाम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो एग्ज़ाम में वो कहीं काम नहीं आने वाली आपकी। ठीक है, तो क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाने का प्रॉमिस किया हुआ है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी कुछ एक कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, 3-4 कॉन्सेप्ट्स, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट ख़त्म कर लेंगे, और विद द नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट नंबर 2 कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, वो भी ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये लास्ट, इसके बाद एक लास्ट वीडियो और है पार्ट नंबर 2 को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद हम सीधा पहुंचेंगे रिफॉर्म्स इन 18th सेंचुरी, है ना, जो 18वीं शताब्दी में इंडिया में रिफॉर्म्स हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वो मेंस में भी आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।